Hello, my dear students. My name is Ankit Sharma, and I welcome you all again to the Prime Skills. Today we are going to learn about Unit 3. और आपकी जो ये Unit 3 है, इस Unit 3 का नाम है Motivation Skills. So आज हम Motivation Skills Unit के 50 questions try करेंगे. मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इसको बिल्कुल क्वेश्चन पेपर की तरह ही ट्राई करें. मैं हर क्वेश्चन के बाद आपको 2 से 3 सेकंड या 4 सेकंड जितना भी टाइम रिक्वायर्ड होगा वो टाइम मैं आप लोगों को प्रोवाइड करता रहूंगा. सो अगर आप इसको उसी तरीके से ट्राई करेंगे सो ये आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से हेल्प कर सकता है. सो लेट्स लुक इनटू इट. मोटिवेशन स्किल्स. जो आपकी यूनिट 3 का जो सिलेबस है उस सिलेबस में बेसिकली आपका मोटिवेशन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, लर्निंग एबिलिटी आपकी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. उसके अलावा हम इंडिविजुअल मोटिवेशन के बारे में बात करेंगे, हम 1-to-1 कोरेस्पॉन्डेंस के बारे में बात करेंगे, कम्युनिकेशन का एक चैनल जो होता है उसके बारे में थोड़ा सा बेसिक्स के बारे में बात करेंगे, गोल सेटिंग और आपका जो एक इंडस्ट्रियल जो कल्चर होता है कम्युनिकेशन का उसके बारे में हम थोड़ी सी यहाँ पे बात करेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने MCQs यानी मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 1. Which of the following is not an important aspect of employee involvement? Please read the options and try to find out the solution. And the right answer is keeping employee morale down. हमेशा याद रखिए, अगर एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉयज़ का मोरल जो है वो डाउन रखता है या फिर उनको अच्छा महसूस नहीं कराता है या फिर उनको ऐसा महसूस नहीं होता है कि भाई हमारी ग्रोथ हो रही है, तो वहाँ पे आपका जो एम्प्लॉई है वो कभी भी एम्प्लॉयर के किसी भी वर्क में अपने आप को पूरी तरीके से इन्वॉल्व नहीं करेगा. सो एम्प्लॉई का मोरल जो है वो हमेशा अप होना चाहिए, वो मोटिवेटेड फील करना चाहिए. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज motivation is the process of stimulating people to accomplish. Motivation क्या है उसी के बारे में आपको यहाँ पे बताना है. So just look at the options and the right answer is desired goals. Desired homework या desired assignment या desired homework and assignment don't make sense, इसीलिए desired goals is the correct answer. मोटिवेशन का मतलब होता है कि जब आपके माइंड में, आपके दिमाग में एक गोल होता है और उस गोल को लेकर आप इतना ज़्यादा एक्साइटेड या इतना ज़्यादा एंकरेज्ड होते हैं कि आप लगातार उस गोल की तरफ बढ़ते रहते हैं, अपने आप को इम्प्रूव करते रहते हैं, तो वही आपका प्रोसेस कहलाता है मोटिवेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द ऑप्शंस इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द इम्पोर्टेंस ऑफ एम्प्लॉई मोटिवेशन. एम्प्लॉय की मोटिवेशन को लेके इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो आपका इनकरेक्ट है. एंड द करेक्ट आंसर इज इंक्रीजेस एब्सेंटीज्म. एब्सेंटीज्म का मतलब होता है बच्चों जहां पे आपका जो एम्प्लॉई है वो बहुत ज्यादा छुट्टियां लेने लगता है या बहुत ज्यादा एब्सेंट होने लगता है अपनी जॉब से. तो अगर आपके एम्प्लॉई का मोटिवेशन नहीं होगा तो उस केस में आपका एम्प्लॉई जो है वो आपका एब्सेंट रहने लगेगा. लेकिन अगर आपके एम्प्लॉई में मोटिवेशन बहुत अच्छा है तो वो एब्सेंट होना बंद कर देगा, वो ज्यादा से ज्यादा प्रेजेंट होने की कोशिश करेगा आपके वर्क प्लेस पर. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोटिवेशन क्रिएट्स अ कॉन्जेनियल वर्किंग एटमॉस्फेयर इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रमोट्स डैश. Try to find out the right answer. And the correct answer is interpersonal cooperation. अगर आपके एनवायरनमेंट में, अगर आपके वर्क प्लेस पे मोटिवेशन है तो वो हमेशा इंटरपर्सनल कोऑपरेशन को एनहेंस करेगा, बढ़ाएगा, यानी लोगों के बीच में जो कोऑपरेशन होता है उसको वो इंक्रीज करेगा. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दीज डज नॉट कम अंडर द 4 S's. जो आपकी कम्युनिकेशन के 4 S होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो वो आपको याद होना चाहिए. सो जस्ट फाइंड आउट द राइट आंसर आउट ऑफ देम. इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कम्युनिकेशन के 4 S में फिट नहीं बैठता. एंड आई बिलीव दैट दिस क्वेश्चन इज वेरी इजी. सो द आंसर इज शॉक. नाउ let's have a brief look at the 6 C and 4 S of the communication.
कम्युनिकेशन के अंदर 6C होते हैं और 4S होते हैं। 6C क्या होता है? क्रेडिबिलिटी, कर्टेसी, क्लैरिटी, करेक्टनेस, कंसिस्टेंसी, कॉन्क्रीटनेस एंड कंसाइजनेस। ये कहलाते हैं आपके 6C ऑफ कम्युनिकेशन। और दूसरे आपके कहलाते हैं 4S ऑफ कम्युनिकेशन, शॉर्टनेस, सिंप्लिसिटी, स्ट्रेंथ एंड सिंसेरिटी। ओके, इन पे से बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो प्लीज आप इनको याद जरूर रखिएगा। गेटिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ मोटिवेशन? इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो मोटिवेशन का टाइप नहीं होता है? एंड द राइट आंसर इज वाइड। मोटिवेशन दो तरह का होता है बच्चों, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन एंड इंट्रिंसिक मोटिवेशन। इंट्रिंसिक मोटिवेशन का मतलब होता है कि जब मोटिवेशन आपके अंदर से आता है, जिसको हम सेल्फ मोटिवेशन भी बोलते हैं। और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन का मतलब होता है जब आप बाहर की किसी चीज को देख के मोटिवेट होते हैं। ठीक है, तो बाहर की किसी चीज को देखने का मतलब क्या है कि मान लीजिए आपके फ्रेंड ने एक नई गाड़ी ली और आप भी चाहते हैं कि आप एक नई गाड़ी लें, तो अब आप और ज्यादा मेहनत करने लगेंगे। ठीक है ना, तो ये आपका कहलाता है एक्सटर्नल मोटिवेशन। या फिर आपके फ्रेंड के बहुत अच्छे मार्क्स आए, उनको देख के आप मोटिवेट हो गए। लेकिन इंट्रिंसिक मोटिवेशन का मतलब होता है कि जब आपके अंदर से मोटिवेशन आता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपने माइंड में गोल बनाया हुआ है कि मुझे 97% लाने हैं, तो अब ये गोल जो है किसी को देख के नहीं बनाया आपने, ये गोल आपने खुद से बनाया, तो इसीलिए क्या कहलाता है? इंट्रिंसिक मोटिवेशन। तो दो तरह के मोटिवेशन होते हैं, याद रखिएगा। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेप ऑफ क्रिएटिंग अ मोटिवेशनल एनवायरनमेंट? इनमें से कौन सा ऐसा स्टेप है जो आपकी मोटिवेशनल एनवायरनमेंट को क्रिएट करने में आपकी मदद करेगा? So choose out the right answer. And the correct answer is all of the above. Rapport building, एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑल, ट्रस्ट एंड डेलीगेशन, ये तीनों ऐसे ऑप्शंस हैं या फिर ये तीनों ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमेशा आपके मोटिवेशनल एनवायरनमेंट को बनाने में मदद करते हैं। रैपो बिल्डिंग का मतलब होता है कि आप सामने वाले व्यक्ति के साथ एक रिलेशनशिप बिल्ड कर लेते हैं जिससे कि वो आपके ऊपर फेथ करना शुरू कर दे, तो वो कहलाता है रैपो बिल्डिंग। इसी तरीके से जब आप सबको इन्वॉल्व करके या फिर इंक्लूड करके चलते हैं, जिसको हम बोलते हैं कंप्लीट इंक्लूसिवनेस, तो वहां पे क्या होता है कि व्यक्ति अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करता है आपके साथ। और इसी तरीके से ट्रस्ट और डेलीगेशन, जब आप किसी व्यक्ति पर ट्रस्ट करते हैं और उसको अथॉरिटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज डेलीगेट करते हैं, तो वहां पे उसको एक मोटिवेशन मिलता है। सो मोटिवेशनल एनवायरनमेंट को क्रिएट करने के लिए आपको ये तीनों की तीनों स्टेप्स या तीनों की तीनों जो फैक्टर्स हैं वो आपको इंक्लूड करने पड़ेंगे। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following is not an internal motivation force? इंटरनल और एक्सटर्नल मैं अभी आपको बता चुका हूं, जिनको एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक भी बोला जाता है, तो उसी के बेसिस पे आपको बताना है। एंड द करेक्ट आंसर इज फीडबैक। यानी आपका जो फीडबैक है वो हमेशा आपको बाहर से मिलेगा। बाहर से मतलब कोई आपका फ्रेंड दे सकता है, आपका टीचर आपको फीडबैक दे सकता है। तो जो फीडबैक के बेसिस पे जो आपका मोटिवेशन अराइज होगा वो आपका कहलाएगा एक्सटर्नल या फिर एक्सट्रिंसिक मोटिवेशनल फैक्टर, तो वो इंटरनल मोटिवेशनल फैक्टर नहीं हो सकता। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल सेटिंग रिसर्च सजेस्ट्स दैट people will exert higher levels of effort when goals are, and the right answer is challenging and specific। यानी अगर आपके गोल्स चैलेंजिंग होंगे और अगर आपके गोल्स स्मार्ट होंगे तभी आप ज्यादा मेहनत करते हैं उन गोल्स को अचीव करने के लिए। ये बेसिकली ये जो आपका स्टेटमेंट था या फिर ये जो आपका रिजल्ट था, ये गोल सेटिंग रिसर्च के थ्रू आया है। ठीक है, तो आपको याद होगा पहली यूनिट में हम पढ़ चुके हैं कि हमारे गोल्स कब तभी आपके इफेक्टिव होते हैं जब वो स्मार्ट गोल्स होते हैं। ठीक है, तो स्मार्ट एक्रोनियम है जिसके जो आपका मीनिंग है वो आपको पूरी तरीके से क्लियर होना चाहिए। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, रीइंफोर्समेंट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। आपकी रीइंफोर्समेंट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन को लेके इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो आपका सही बताया जा सकता है? And the correct answer is all of the above। रीइंफोर्समेंट थ्योरी में आपके जनरली
कई सारे पॉइंट्स आते हैं, तो ये तीनों के तीनों पॉइंट्स जो है रीइंफोर्समेंट थ्योरी को सेटिस्फाई करते हैं। दैट रीइंफोर्समेंट थ्योरी क्या बोलती है? दैट इट ignores the inner state of the individual. According to reinforcement theory, आपका जो मोटिवेशन है वो आपके इंटरनल स्टेट के ऊपर डिपेंड नहीं करता। Number 2, it focuses on what happens to an individual when he or she performs some task and action. यानी जब आप कोई एक्शन करते हैं या कोई भी टास्क परफॉर्म करते हैं तो उसके बाद होने वाला जो कॉन्सिक्वेंस है, अगर वो पॉजिटिव है तो आप उस चीज को दोबारा से करने के लिए मोटिवेट होंगे, और अगर वो नेगेटिव है तो आप उस चीज को दोबारा से करने के लिए मोटिवेट नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपके मार्क्स बहुत अच्छे आए, अगर आपको सभी ने अप्रिशिएट किया तो आप वो अप्रिशिएशन दोबारा से लेना चाहेंगे, इसीलिए आप मोटिवेटेड होंगे कि भाई नेक्स्ट टाइम भी मैं अच्छे मार्क्स लेके आऊं। ठीक है, तो ये रीइंफोर्समेंट थ्योरी कहलाती है। और तीसरा पॉइंट क्या है? सेज दैट बिहेवियर्स आर कंट्रोल्ड बाय द रीइंफोर्सर्स और एनी फेवरेबल कॉन्सिक्वेंसेस। वही जो हमने बात की कि अगर आप कोई भी काम करते हैं और उसके बाद कोई भी फेवरेबल रिस्पॉन्स होता है तो वही आपको मोटिवेट करेगा उस काम को आगे करने के लिए। यही आपकी कहलाती है रीइंफोर्समेंट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following is are the components of internal motives? हम बात कर चुके हैं इंटरनल एक्सटर्नल मोटिवेशन की, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। So just try to find out the correct answer. And the correct answer is all of the above. यानी आपके जो इंटरनल मोटिव्स हैं वो तीनों, ये यहाँ पे जो आपके ऑप्शंस दिए गए वो तीनों के तीनों आपके इंटरनल मोटिव्स हैं। नीड्स जो आपके अंदर से अराइज होती हैं, कॉग्निशंस यानी किसी चीज को समझना या किसी चीज को अच्छे से एनालाइज करके आप अगर उसको अपने दिमाग में रखे हुए हैं तो वो आपका कॉग्निशन कहलाता है। इमोशंस वो आपकी इंटरनल स्टेट होती हैं। तो अगर आप नीड्स, कॉग्निशंस या इमोशंस की बात करते हैं तो दीज आर द इंटरनल मोटिव्स जो आपको मोटिवेट कर सकते हैं आपके रिजल्ट के लिए। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो मोटिवेशन दो तरह के जिनके बारे में हमने बात की थी। इंटरनल मोटिव्स जो होते हैं वो होते हैं आपके नीड्स, कॉग्निशंस एंड इमोशंस। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पीपल्स बिहेवियर इज डिटरमाइंड बाय, एंड आई बिलीव यू कैन इजीली गेस द आंसर, एंड द आंसर इज मोटिवेशन। आई टोल्ड यू दिस थिंग कि मोटिवेशन ही वो फैक्टर होता है जो आपको कुछ करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए आपको मतलब फोर्स करता है। ठीक है, तो मोटिवेशन अगर आपके अंदर नहीं है तो आप थोड़े दिन के लिए उस काम को करेंगे लेकिन थोड़े दिन बाद आप उसको छोड़ देंगे, तो वो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो लोगों का जो बिहेवियर होता है या लोगों का जो एटीट्यूड होता है वो उनकी मोटिवेशन के ऊपर काफी हद तक डिपेंड करता है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूमन परफॉर्मेंस इज अ फंक्शन ऑफ। ह्यूमन परफॉर्मेंस जो होती है वो कौन कौन से फैक्टर्स का फंक्शन होता है? एंड द करेक्ट आंसर इज बोथ ऑफ द अबव, एबिलिटी एंड मोटिवेशन। यानी अगर आप ह्यूमन परफॉर्मेंस की बात करें तो ह्यूमन परफॉर्मेंस हमेशा फंक्शन होती है एबिलिटी और मोटिवेशन की। अगर आपके अंदर एबिलिटी है और आप मोटिवेटेड नहीं है तो भी आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हो सकती, लेकिन अगर आप मोटिवेटेड है और आपके अंदर एबिलिटी नहीं है तो भी आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हो सकती। दोनों का होना, एबिलिटी का और मोटिवेशन का, दोनों का होना आपकी परफॉर्मेंस के लिए बहुत जरूरी है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, Dash is related to tangible rewards such as salary and fringe benefits, security, promotion, contract of services, and the work environment and conditions of work. यानी कौन सी ऐसी चीज है या कौन सा ऐसा मोटिवेशन है जो टेंजिबल रिवॉर्ड्स के ऊपर डिपेंड करता है। टेंजिबल का मतलब होता है बच्चों जिस चीज को हम टच कर सकें, जो ऑब्जेक्ट फिजिकल होता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं टेंजिबल। तो आप बताइए कि इनमें से कौन सा मोटिवेशन है जो टेंजिबल रिवॉर्ड्स के ऊपर डिपेंड करता है। मैं इस बात को पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, आई होप आप इसको आसानी से बता सकते हैं। एंड द राइट आंसर इज एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। आई टोल्ड यू मोटिवेशन केवल दो ही तरह का होता है, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक। ठीक है, तो टेंजिबल मोटिवेशन नाम की कोई चीज नहीं होती। तो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन आउटर चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, आउट ऑफ लाइक फिजिकल चीजें जो होती हैं। ठीक है, तो टेंजिबल रिवॉर्ड्स वो आपके फिजिकल चीजें होती हैं, आउटर चीजें होती हैं, इसी वजह से आपका ये एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following cannot be classified as a motivation to work? अगर आप एक वर्क करना चाहते हैं तो इनमें से कौन सी ऐसी चीज है
जो आपका मोटिवेशन आपके लिए क्रिएट नहीं कर सकता? एंड द करेक्ट आंसर इज नन ऑफ द अबव। यानी इनमें से तीनों की तीनों आपके लिए मोटिवेशन क्रिएट कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए इकोनॉमिक रिवॉर्ड्स जो होते हैं वो बहुत मोटिवेटिंग होते हैं कि भाई आपकी सैलरी इंक्रीज हो जाएगी अगर आप अच्छी परफॉर्मेंस देंगे तो। इंट्रिंसिक सेटिस्फैक्शन, यानी अगर आपको उस काम को करने से एक सेटिस्फेक्शन मिलता है तो वो भी आपके लिए मोटिवेशन का काम करता है। सोशल रिलेशनशिप, कुछ लोग सोशल रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए और सोशल रिलेशनशिप बनाने के लिए बहुत सारे काम करते हैं, तो उनको जो मोटिवेट करने वाला फैक्टर होता है वो सोशल रिलेशनशिप होता है। ठीक है, सो दीज आर द डेफिनेशंस, राइट? सो यू कैन इजीली just read them by pausing the video. Coming to the next question. A person's motivation, job satisfaction, and work performance will be determined by the comparative strength of. ऑप्शंस आपके बिल्कुल पहले क्वेश्चन वाले ही हैं, तो आपको यहाँ पे डिफाइन करना है, यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है कि विच इज द करेक्ट आंसर। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। आपका जो नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस होती हैं आपके वर्क में, या जो भी आपकी मतलब ये समझ लीजिए कि जो भी आपकी एक्सपेक्टेशंस होती है कहीं पे भी काम करते हुए, वो तीन चीजों के ऊपर या तीन कैटेगरी में डिवाइड की जा सकती हैं: इकोनॉमिक रिवॉर्ड्स, इंट्रिंसिक सेटिस्फेक्शन एंड सोशल रिलेशनशिप। तो ये तीनों चीजें ही होती हैं या फिर ये तीनों फैक्टर्स ही होते हैं जो किसी भी व्यक्ति को मोटिवेट करते हैं किसी भी काम को करने के लिए। ठीक है, तो आपकी जो परफॉर्मेंस है या आपका जो जॉब सेटिस्फेक्शन है वो आपके इन तीनों फैक्टर्स के ऊपर कहीं ना कहीं डिपेंड करता है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। If a person's motivational driving force is blocked and he is unable to satisfy his needs and expectations, the outcomes may be. Please choose the correct answer. And the correct answer is both A और B. हमेशा याद रखिए कि अगर कोई व्यक्ति मोटिवेटेड नहीं है या फिर किसी के अंदर कोई मोटिवेशनल फोर्स नहीं है, उस सिचुएशन में उसके दो रिएक्शंस हो सकते हैं। पहला रिएक्शन तो है कि वो एक कंस्ट्रक्टिव बिहेवियर शो करे। कंस्ट्रक्टिव बिहेवियर मतलब कि वो अपने आप को मोटिवेट करने की कोशिश करे, या फिर वो कुछ ऐसा मोटिवेशनल लिटरेचर पढ़े या कोई भी ऐसा काम करे जो उसको मोटिवेट करे। या फिर दूसरा एक रिएक्शन जो हो सकता है वो आपका नेगेटिव रिएक्शन, जिसको हम बोलते हैं फ्रस्ट्रेशन। तो ये आदमी के, उस व्यक्ति के एटीट्यूड के ऊपर डिपेंड करता है कि वो डिमोटिवेटेड होने पे कौन सा रास्ता चूज करता है। तो इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन आपका सही हो सकता है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश इज अ नेगेटिव रिस्पॉन्स टू द ब्लॉकेज ऑफ अ डिजायर्ड गोल एंड रिजल्ट इन अ डिफेंसिव फॉर्म ऑफ अ बिहेवियर। यानी जब किसी व्यक्ति को कोई गोल नहीं मिलता है या कोई गोल को वो अचीव नहीं कर पाता है काफी टाइम के बाद भी, तो उसका जो डिफेंसिव फॉर्म ऑफ बिहेवियर होता है वो क्या होता है, वो क्या करने लगता है। दिस इज अ वेरी नेचुरल फिनोमिना, आप आसानी से इसको गैस कर सकते हैं। एंड द करेक्ट आंसर इज फ्रस्ट्रेशन। भाई अगर आप किसी काम को बार बार करने की कोशिश कर रहे हैं और अगर वो काम नहीं हो पा रहा है तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, आप अपनी जो फ्रस्ट्रेशन है वो दूसरों के ऊपर निकालने लगते हैं। तो वही चीज आपसे यहाँ पे पूछी गई थी, तो इसका सही आंसर है फ्रस्ट्रेशन। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। पोटेंशियल फीचर्स ऑफ फ्रस्ट्रेशन कैन बी। एक फ्रस्ट्रेशन जो है उसके पोटेंशियल फीचर्स क्या क्या हो सकते हैं? एंड द करेक्ट आंसर इज बोथ ऑफ द अबव। जब आप फ्रस्ट्रेटेड होते हैं तो आप इन चारों में से कोई भी तरह का एक्शन ले सकते हैं: एग्रेशन, रिग्रेशन, फिक्सेशन एंड विड्रॉल। एग्रेशन का मतलब आप सामने वाले के ऊपर अपना एग्रेसिव हो जाएंगे, आप उसके ऊपर अपनी फ्रस्ट्रेशन दिखा सकते हैं। रिग्रेशन का मतलब आप डिप्रेशन में चले जा सकते हैं, आप पछतावा होगा आपको किसी चीज के लिए, या फिर आप बहुत ज्यादा सोच में डूब जाएंगे। फिक्सेशन का मतलब है कि आप अपने आप को फिक्स कर लेंगे उसी बात के ऊपर, आप उससे आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। और विड्रॉल का मतलब होता है कि आप पूरी तरीके से अपने आप को उस प्रोसेस से निकाल लेंगे, आप कंपनी से रिजाइन कर देंगे या कुछ भी इस तरह का प्रोसेस। तो फ्रस्ट्रेशन का जो पोटेंशियल रिजल्ट्स हैं वो आपके इन चारों में से कुछ भी हो सकता है। सो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स मॉडल। मैस्लो आपके एक बहुत पॉपुलर साइकोलॉजिस्ट रहे हैं जिन्होंने मोटिवेशन को बहुत डीपली स्टडी किया है, तो उसी के बेसिस पे आपको ये आंसर करना है। And the correct answer is
नन ऑफ द अबव। यानी ये तीनों के तीनों फैक्टर जो हैं वो मैस्लोस के हायरार्की से बिलोंग करते हैं। मैस्लोस की हायरार्की क्या है, मैस्लो की हायरार्की क्या है, ये आपकी मैस्लो की हायरार्की कहलाती है। इसमें सबसे नीचे जो फैक्टर होते हैं, सबसे नीचे जो नीड्स आती हैं वो आती हैं आपकी साइकोलॉजिकल नीड्स, बेस पे जिनको हम बोलते हैं फाउंडेशनल नीड्स। उसके ऊपर आपकी आती हैं सेफ्टी नीड्स, लव नीड्स, एस्टीम नीड्स एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। तो ये आपका मैस्लो का हायरार्की ऑफ नीड्स मॉडल कहलाता है। Coming to the next question. According to Maslow, only dash needs motivate a person. कौन सी ऐसी नीड्स हैं जो हमेशा एक आदमी को, एक पर्सन को मोटिवेट करती हैं? And the correct answer is unsatisfied needs. हमेशा याद रखिएगा, a satisfied need is no longer a motivator. अगर मान लीजिए आपके दिमाग में एक गोल है, या आपका एक गोल है जो आपका 97% लाने का जो गोल था, आपके रिजल्ट आया और आपने 97% जो है वो अचीव कर लिए, तो अब वो गोल आपको मोटिवेट नहीं करेगा। अब आपको उससे भी बड़ा गोल या उससे भी थोड़ा सा डिफिकल्ट गोल बनाना पड़ेगा। तो जब एक गोल या जब कोई भी आपका नीड जो है वो पूरी तरीके से सेटिस्फाइड हो जाती है, तो उस सिचुएशन में वो आपको मोटिवेट करना बंद कर देती है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Strum's employee-employer social dynamics, which enables organizations to improve employee commitment and retention, include. आपके एम्प्लॉय कमिटमेंट एंड रिटेंशन को इंप्रूव करने के लिए कौन कौन से फैक्टर्स आपके इंपॉर्टेंट होते हैं अकॉर्डिंग टू स्ट्रम्स एम्प्लॉयर सोशल डायनामिक्स? आपको इनमें से वो करेक्ट फैक्टर्स चूज करने हैं। And the correct answer is all of the above. अगर आप अपने एम्प्लॉय के कमिटमेंट को बढ़ाना चाहते हैं या फिर आप अपने एम्प्लॉय के रिटेंशन को बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको उनको रिवॉर्ड्स भी देने होंगे, आपको उनको एफिलिएशंस भी देने होंगे। एफिलिएशंस का मतलब होता है उनको रिकॉग्निशन देना। फॉर एग्जांपल, अगर कोई किसी कंपनी में है तो उसका जो आपने अगर उसका प्रमोशन आपने जूनियर इंजीनियर से असिस्टेंट इंजीनियर पे कर दिया या फिर असिस्टेंट इंजीनियर से सीनियर इंजीनियर पे कर दिया, तो इस तरीके से क्या होता है, आप उसको एफिलिएशंस दे रहे हैं। देन कम्स द ग्रोथ, उसको ग्रोथ भी मिलनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि उसको ग्रोथ नहीं मिल रही है। और वर्क लाइफ हार्मनी, ऐसा नहीं है कि वो हमेशा काम ही करता रहे, आप उससे 12-12 घंटे काम ले रहे हैं, सो इट बिकम्स अ लिटिल बिट लेस हार्मोनियस। तो वर्क और लाइफ में एक हार्मनी भी होनी चाहिए। तो अगर किसी एम्प्लॉय को किसी ऑर्गेनाइजेशन में चारों चीजें दिखाई देती हैं, तो वो एम्प्लॉय वहां पे हमेशा रुकने की कोशिश भी करता है और हमेशा अपने कमिटमेंट पे भी पूरी तरीके से रहता है। Next question. According to the goal theory of motivation, people who have dash goals will perform better than people with dash goals. तो दोनों डैश, दोनों fill in the blanks आपको यहाँ पे fill करने हैं। तो please find out which is the right answer. And the correct answer is A. यानी आपके जो difficult goals होते हैं वो हमेशा easier goals वाले लोगों से ज्यादा मोटिवेट करते हैं। यानी अगर मान लीजिए आपके पास जो गोल्स हैं वो 97% का है कि भाई ठीक है, आपका जो गोल है कि मैं 97% लाना चाहता हूं, आपका जो फ्रेंड है वो केवल 65% लेके आना चाहता है, तो आप हमेशा उससे ज्यादा मोटिवेटेड दिखाई देंगे। क्यों? क्योंकि आपने जो गोल बनाया ना वो ज्यादा डिफिकल्ट है एज कंपेयर टू योर फ्रेंड। सो जितना ज्यादा डिफिकल्ट गोल आप बनाने की कोशिश करेंगे, बट ध्यान रखिएगा डिफिकल्टी की भी एक लिमिट होती है। ऐसा नहीं है कि आप एक इम्पॉसिबल गोल को बना लें, ठीक है? क्योंकि स्मार्ट गोल्स में आर का मतलब होता है रियलिस्टिक, रियलिस्टिक का मतलब जिसको अचीव किया जा सके। तो इसलिए याद रखिएगा, डिफिकल्ट हो लेकिन इतना भी डिफिकल्ट ना हो कि आप उसको अचीव कर ही ना पाए। आपको अंदर से ही पता है कि मैं इसको अचीव नहीं कर पाऊं, तो आपको विश्वास होना चाहिए। सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है डिफिकल्ट गोल्स को अचीव करते हुए, ठीक है? तो ध्यान रखिएगा, डिफिकल्ट गोल्स आपको ज्यादा मोटिवेट करते हैं एज कंपेयर टू इजी गोल्स। द नेक्स्ट क्वेश्चन. Attitudes and values belong to dash factors of job satisfaction. And the correct answer is cultural. आपके जो attitudes या फिर जो आपकी values होती हैं वो बेसिकली आपके cultural factors होते हैं, ठीक है? बहुत सारे factors होते हैं आपके job satisfaction के। Right now we can discuss only this much, but हाँ, फिर भी हम आपको इसको थोड़ा सा explanation में एक बार आपको दे देता हूँ।
बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं। जैसे अगर मैं ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स की बात करूं तो इसके अंदर साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्मल स्ट्रक्चर, आपकी जो पॉलिसीज हैं ऑर्गेनाइजेशंस की, लीडरशिप, वर्किंग कंडीशन, ये सारी चीजें होती हैं जो जॉब सेटिस्फेक्शन के फैक्टर होते हैं। इसी तरीके से एनवायरमेंटल फैक्टर की बात की जाए, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्निकल, गवर्नमेंटल, इन्फ्लुएंशियल, ये सब ये जितने भी आपके फैक्टर्स होते हैं, ये सब आपके फैक्टर्स जो होते हैं एनवायरमेंटल फैक्टर्स कहलाते हैं। कल्चरल फैक्टर्स होते हैं जो आपके अंडरलाइंग बिलीफ्स होते हैं, ठीक है ना, जो आप हमेशा से मानते आए हैं, जो आपके प्रेजुडिस बाइसेस होते हैं, या फिर जो आपकी एटीट्यूड्स और वैल्यूज होते हैं, ये सब आपके कल्चरल फैक्टर्स में आते हैं। सोशल फैक्टर्स में आते हैं कि आपके कोवर्कर्स किस टाइप के हैं, आपका ग्रुप की वर्किंग किस टाइप की है, अपॉर्चुनिटीज किस टाइप की आपको मिल रही हैं, ये सारा आपका सोशल फैक्टर्स में आता है। और इंडिविजुअल फैक्टर्स में आते हैं आपकी पर्सनालिटी, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, इंटेलिजेंस, एबिलिटीज, ये सारे आपके। तो कुल मिला के 5 फैक्टर्स आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। इंडिविजुअल फैक्टर्स, सोशल फैक्टर्स, कल्चरल फैक्टर्स, एनवायरमेंटल फैक्टर्स एंड ऑर्गेनाइजेशन फैक्टर्स, जो कि आपकी जॉब सेटिस्फेक्शन को पूरी तरीके से इम्पैक्ट करते हैं। तो अगर आपका इनमें से कोई भी फैक्टर वहां पे इन्वॉल्व है तो आपकी जॉब सेटिस्फेक्शन को वो प्रॉपर तरीके से इम्पैक्ट करेगा। Which of the following statements regarding internal forces of motivation is true? इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो आपके इंटरनल फोर्सेस ऑफ मोटिवेशन के बारे में यहाँ पे बिल्कुल सही है। And the correct answer is they are more important to understand than external forces of motivation. याद रखिएगा, इंटरनल फोर्सेस ऑफ मोटिवेशन या फिर इंट्रिंसिक मोटिवेशन जो होता है वो हमेशा ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके एक्सट्रिंसिक या फिर एक्सटर्नल मोटिवेशन से। बाहर की चीजें आपको थोड़े दिन के लिए मोटिवेट कर सकती हैं, थोड़े टाइम के लिए मोटिवेट कर सकती हैं, लेकिन अगर आप हमेशा मोटिवेटेड रहना चाहते हैं देन यू शुड बी सेल्फ मोटिवेटेड। क्योंकि अगर आपके मोटिवेशन जो है वो इंटरनल नहीं होगा या फिर आपके अंदर से नहीं आएगा तो वो आपको बहुत ज्यादा दिन तक मोटिवेट नहीं करेगा। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, Which one of the following is not an external motivational source? इनमें से कौन सा ऐसा है जो आपका एक्सटर्नल मोटिवेशनल सोर्स नहीं है? And the right answer is goal. मैं आपको बता चुका हूं, अगर आपने खुद का गोल स्टेटमेंट प्रिपेयर किया हुआ है तो वो आपका एक्सटर्नल मोटिवेशनल सोर्स नहीं है। बाकी प्रॉस्पेरिटी ऑफ योर फ्रेंड या फिर फीडबैक जो है वो सब आपके क्या है, एक्सटर्नल मोटिवेशनल सोर्स है। Which one of the ways does not help in increasing learning abilities? आप अगर लर्निंग एबिलिटीज को बढ़ाना चाहते हैं तो इनमें से कौन सा ऐसा फैक्टर है जो आपकी हेल्प नहीं करता है लर्निंग एबिलिटीज को इंक्रीज करने में? And the correct answer is not accepting your mistakes. देखिए, अगर आप लर्न करना चाहते हैं या आप अपने अंदर लर्निंग एबिलिटीज को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो जब आप इंस्पायरिंग लोगों से मिलेंगे तो भी आपकी लर्निंग एबिलिटी इम्प्रूव होती हैं। अगर आप अपनी वीकनेसेस को समझेंगे, अपनी कमजोरियों को जानेंगे तो भी आपकी लर्निंग एबिलिटी इम्प्रूव होती है। लेकिन अगर आप अपनी मिस्टेक्स को इम्प्रूव करने के लिए या फिर अगर आप अपनी मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करने के लिए ही तैयार नहीं हैं तो आप इम्प्रूव कभी नहीं कर सकते। सबसे पहले आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर कोई आपको फीडबैक दे रहा है तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हाँ, ये मेरी मिस्टेक है और मुझे इसको चेंज करना है, तभी आपकी लर्निंग वहां से शुरू होती है। ठीक है, एंड नॉट बीइंग स्कैर्ड ऑफ फेलियर्स, कभी भी फेलियर से डरना नहीं है, क्योंकि अगर आप फेलियर से डरेंगे तो आपकी लर्निंग एबिलिटी कभी भी इंप्रूव नहीं हो सकती। क्योंकि हमारी लाइफ में बहुत कम ऐसे लर्निंग चांसेस होते हैं जहां पे आप का जो सक्सेस है वो प्रिडिक्टेबल हो। हम हमेशा अपनी लाइफ में हिट एंड ट्रायल मेथड से लर्न करते हैं, हम ट्राई करते रहते हैं और जो चीज हमारी सही होती है हम हमेशा उसी को पकड़ लेते हैं और उसी से लर्न कर लेते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, नॉट एक्सेप्टिंग योर मिस्टेक्स इज अ बिग हर्डल टू द लर्निंग एबिलिटी। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 1-to-1 correspondence includes writing dash to an employee. कई तरह के कम्युनिकेशंस होते हैं, 1-to-1, 1-to-many, many-to-1। तो 1-to-1 कम्युनिकेशन का मतलब क्या है और या इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो 1-to-1 कम्युनिकेशन को फिट बैठता है? एंड द करेक्ट आंसर इज एप्रिसिएशन लेटर। अगर आप किसी एक व्यक्ति को अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो आप खुद से एक लेटर लिख के उसको देंगे। ठीक है, तो ये कहलाएगा 1-to-1।
एक आदमी ने दूसरे आदमी को एक अप्रिशिएशन लेटर दिया। तो दिस इज 1-to-1 कम्युनिकेशन। 1-to-many का मतलब है कि मान लीजिए मैं एक कंपनी का मैनेजर हूं, तो अपने मेरी कंपनी में जितने भी वर्कर्स हैं उन सब के लिए मैंने एक नोटिस निकाला, तो वो नोटिस क्या होगा, 1-to-many होगा। 1-to-many क्यों? क्योंकि मैंने अकेले नहीं निकाला है और वो सब लोग उसको पढ़ रहे होंगे। ठीक है। मैनी-टू-वन का मतलब है कि जब सब लोग सारे के सारे मेरे जो एम्प्लॉइज हैं वो मिलके एक लेटर लिखें या फिर एक कंप्लेन लिखें और मेरे पास वो कंप्लेन आए, तो ये मैनी-टू-वन टाइप का कम्युनिकेशन हो जाएगा। Coming to the next question, going extra miles refers to what? Going extra miles is a phrase. तो going extra miles का मतलब क्या होता है जो जनरली आपके कम्युनिकेशन में यूज होता है? And the right answer is doing more than expected. यानी जब आपसे जो एक्सपेक्टेड होता है आप उससे भी ज्यादा करने की कोशिश करते हैं, तो यू ऑलवेज गो एन एक्स्ट्रा माइल। जैसे अगर आप वर्कआउट करते हैं तो यू शुड एवरी डे गो टू द एक्स्ट्रा माइल। अगर आप आज 1 किलोमीटर दौड़े हैं तो कल को 1 किलोमीटर में थोड़ा सा और ऐड कर दीजिए, फिर परसों को थोड़ा सा और ऐड कर दीजिए। सो ऑलवेज ट्राई टू गो एन एक्स्ट्रा माइल, दैट विल ऑलवेज इंप्रूव एंड एनहेंस योर एफिशिएंसी। ओके, सो गोइंग एक्स्ट्रा माइल्स का मतलब होता है डूइंग मोर देन एक्सपेक्टेड। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश the process of acquiring knowledge through experience which leads to lasting change in behavior. आपका इनमें से कौन सा ऐसा मेथड है जो आपकी हेल्प करता है आपके एक्सपीरियंस को एक लास्टिंग चेंज इन बिहेवियर में कन्वर्ट करने के लिए? एंड द करेक्ट आंसर इज लर्निंग। लर्निंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जहां पे, क्योंकि लर्न करने का मतलब क्या होता है, देखिए रीड करने में और लर्न करने में यही डिफरेंस होता है। रीडिंग आप सिर्फ अपने प्लेजर के लिए करते हैं, आपको चाहे सीखने के लिए मिले या ना मिले। अगर आप एक फिक्शन नॉवल पढ़ रहे हैं तो आप अपने प्लेजर के लिए पढ़ रहे हैं, आप उसको केवल रीड कर रहे हैं। लेकिन अगर आप किसी चीज को लर्न कर रहे हैं तो लर्न करने का मतलब होता है कि आपने उसको पढ़ा, समझा और उसके बाद आपने उसको अपने ऊपर इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिया। जब आप उसको अपने ऊपर इंप्लीमेंट करेंगे तभी आप उसको वो आपके बिहेवियर में चेंज ला सकता है। So, learning is the process of acquiring knowledge through experience which leads to lasting change in behavior. Coming to the next question, the behavioral modeling learning consists of which of the following steps in learning? आपकी जो behavioral modeling learning होती है उसमें कौन कौन से steps आपके होते हैं? And the correct answer is all of the above. आपके 4 स्टेप का जो प्रोसेस होता है, बेसिकली आपका बिहेवियर मॉडलिंग लर्निंग जो होता है, जिसके अंदर अटेंशन, सबसे पहले आप उस चीज को अटेंशन देते हैं, रिटेंशन, उसके बाद आप उसको याद रखते हैं, देन नंबर 3 इज द प्रोडक्शन, आप उसको प्रोड्यूस करते हैं, एंड देन द रीइंफोर्समेंट, आप उसको हमेशा के लिए अपने अंदर बना लेते हैं या फिर हमेशा के लिए उसको अपना बना लेते हैं। दैट इज कॉल्ड रीइंफोर्समेंट। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अटेंशन प्रोसेस का मतलब होता है लर्नर फोकसेस ऑन द की बिहेवियर ऑफ द पर्सन बीइंग मॉडल। यानी जिस सामने वाले व्यक्ति के बिहेवियर को आप मॉडल करना चाहते हैं आप उसके ऊपर सबसे पहले अटेंशन सीख करते हैं, आप उसको अटेंशन देते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए मैं एक बहुत अच्छा कम्युनिकेटर हूं और आप एक बहुत अच्छे कम्युनिकेटर बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप अटेंशन देंगे मुझे कि भाई मैं ऐसा क्या स्पेशल करता हूं जो आपको भी करना चाहिए। रिटेंशन प्रोसेस का मतलब लर्नर मस्ट रिकॉल द रोल मॉडल्स बिहेवियर व्हेन दे आर नॉट प्रेजेंट। अब आप अकेले में किसी भी रूम में अगर आप किसी चीज की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो फिर आप अपनी आंखें बंद करके याद करेंगे या फिर इस चीज को रिटेंशन मतलब उसको वापस से अपनी मेमोरी में लाने की कोशिश करेंगे कि मैं किस तरीके से कम्युनिकेट करता हूं। प्रोडक्शन प्रोसेस में जो भी आपने मेरे अंदर क्वालिटीज देखी हैं आप उनको प्रोड्यूस करने की कोशिश करेंगे, और रीइंफोर्समेंट में क्या होता है कि आप उस बिहेवियर को पूरी तरीके से अपने अंदर इनकलकेट कर लेंगे। तो ये कहलाती है आपकी बिहेवियर मॉडलिंग लर्निंग। ये बच्चा जो होता है, जब कोई छोटा बच्चा होता है, अगर आपने कभी किसी छोटे बच्चे को देखा हो तो वो इसी प्रोसेस से लर्न करता है। जो उसके मम्मी पापा करते हैं वो उन्हीं चीजों को बार बार रिपीट करता है और फाइनली वो उन्हीं चीजों को करने लगता है। तो ये कहलाती है आपकी बिहेवियरल मॉडलिंग लर्निंग। Coming to the next question, dash is a condition where employees work for more hours than required, even when unwell, motivated by a sense of job insecurity and the desire to appear enthusiastic and committed. यानी आपका जो एम्प्लॉई है वो बिना मतलब फालतू का टाइम आपकी जो
जॉब है उसको देने की कोशिश करता है, जस्ट बिकॉज ही इज वेरी लाइक फीलिंग वेरी इनसिक्योर। उसको लगता है कि मेरी जॉब चली जाएगी, या फिर वो क्या करता है ना, वो लाइक ऊपर वाले सुपीरियर्स को बटरिंग करने की कोशिश करता है। उसी प्रोसेस में वो अगर बहुत ज्यादा स्पेंड करता है टाइम अपना जॉब के ऊपर, तो ऐसे प्रोसेस को, ऐसे फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं? एंड दैट इज कॉल्ड प्रेजेंटीज्म। एब्सेंटीज्म का मतलब होता है जॉब से भागना। प्रेजेंटीज्म का मतलब होता है जितना रिक्वायर्ड है उससे भी ज्यादा जॉब में रहना। ठीक है, भले ही आप मोटिवेटेड फील ना करते हो, भले ही आपको उस जॉब में रहना अच्छा ना लगता हो, लेकिन फिर भी आप प्रेजेंट हैं, फिर भी आप रोजाना वहां पे अटेंडेंस दे रहे हैं, और वो लाइक 9 से 5 का टाइम है तो आप वहां पे 10 बजे तक बैठे हुए हैं रात के। तो इसको कहते हैं प्रेजेंटिज्म। ठीक है, यहाँ पे जो आपका एम्प्लॉय होता है वो मोटिवेटेड नहीं होता, उसके अंदर सिर्फ एक डर होता है कि अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो मेरी जॉब चली जाएगी। ठीक है, coming to the next question, valued outcomes or benefits provided by others such as promotion, pay increase, a bigger office, desk, praise and recognition are called. I believe this question is repeated if I'm not wrong. Anyway, no problem. Ultimately we are revising, so please select the right answer. And the right answer is extrinsic rewards. तो मैंने आपको पहले ही बताया था, जो रिवॉर्ड्स या जो मोटिवेशन आपको बाहर से मिलता है वो हमेशा एक्सट्रिंसिक कहलाता है। तो ये बिगर ऑफिस, प्रेज, रिकॉग्निशन, प्रमोशन, ये सब आपके एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ रीइंफोर्समेंट? रीइंफोर्स, इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो रीइंफोर्समेंट का टाइप नहीं है? And the correct answer is none of the above। यानी इनमें से तीनों की तीनों जो है वो रीइंफोर्समेंट की कैटेगरी में आते हैं। देखिए, 4 तरह के रीइंफोर्समेंट आपको देखने के लिए मिलते हैं। देखिए, बिहेवियरल लर्निंग में हमेशा 4 स्टेप होते हैं। हमने अभी बात करी थी अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन एंड रीइंफोर्समेंट। अभी जो रीइंफोर्समेंट होता है, इस रीइंफोर्समेंट के 4 टाइप्स होते हैं। या तो वो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट हो सकता है, नेगेटिव, पनिशमेंट और एक्सटेंशन। पॉजिटिव और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट जो होते हैं वो हमेशा डिजायरेबल बिहेवियर को अचीव कराने के लिए होते हैं। मतलब अगर मैं पॉजिटिव और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट करने की कोशिश कर रहा हूं तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि जो डिजायरेबल बिहेवियर है वो व्यक्ति के अंदर आ जाए। लेकिन अगर मैं पनिशमेंट और एक्सटिंक्शन डालने की कोशिश कर रहा हूं तो इसका मतलब यह है कि मैं किसी अनडिजायरेबल बिहेवियर को रोकने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, तो ये एक अच्छा डिटेल टॉपिक है जिसके बारे में डिस्कस किया जा सकता है, बट राइट नाउ हम यहाँ पे केवल एमसीक्यूज के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, तो इसके बारे में हम ज्यादा डिस्कशन नहीं कर सकते हैं। बट आप इन चीजों को आप याद रखिएगा कि 4 तरह के रीइंफोर्समेंट आपके होते हैं। सो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज अ इनर स्टेट दैट एनर्जाइजेस, एक्टिवेट्स एंड डायरेक्ट्स द बिहेवियर टुवर्ड्स सर्टेन गोल्स। इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो इस डैश में फिट बैठता है? एंड द करेक्ट आंसर इज मोटिव। मोटिव और मोटिवेशन में थोड़ा सा डिफरेंस है। मोटिव जो होता है वो इनर स्टेट होती है जिसकी वजह से आप मोटिवेशन की प्रोसेस को फील करते हैं। तो रिमेंबर, मोटिवेशन इज अ प्रोसेस, मोटिव इज अ स्टेट। आप अगर अच्छा महसूस कर रहे हैं, हैप्पी इज अ स्टेट, हैप्पीनेस इज अ प्रोसेस। इसी तरीके से मोटिव इज अ स्टेट, मोटिवेशन इज अ प्रोसेस। ठीक है, तो थोड़ा सा याद रखिएगा इसको। Factors according to two-factor theory of Herzberg's motivation are। मोटिवेशन की कई सारी थ्योरीज होती हैं, जैसे कि आपकी मैस्लोस थ्योरी या फिर आपकी टू फैक्टर थ्योरी। तो आपको यहाँ पे बस उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं। टू फैक्टर थ्योरी में ऐसे कौन से फैक्टर्स होते हैं जो आपके मोटिवेशन को बनाए रखते हैं या फिर आपके मोटिवेशन को इंप्रूव करते हैं? And the right answer is both of the above, motivational factor and hygiene factor। जैसा कि इस थ्योरी का नाम है टू फैक्टर थ्योरी, तो टू फैक्टर थ्योरी में आपके केवल 2 ही फैक्टर होते हैं, एक मोटिवेशनल फैक्टर और आपके हाइजीन फैक्टर। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, R in ERG theory of motivation stands for। ERG theory is the another theory of motivation। तो इसमें R जो है वो क्या है? कौन सा इनमें से ऑप्शन है जो R को रिप्रेजेंट करता है? And the correct answer is relatedness। ERG theory of motivation में E का होता है मतलब existence need,
R का मतलब होता है रिलेटेडनेस एंड G का मतलब होता है ग्रोथ। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, टू ऑर्गेनाइज एंड प्रिपेयर समथिंग सच एज अ ग्रुप ऑफ पीपल फॉर अ पर्पस इज कॉल्ड। एक ग्रुप ऑफ पीपल को या फिर अ ग्रुप ऑफ थिंग्स को प्रिपेयर करना या ऑर्गेनाइज करना एक पर्पस की वजह से वो क्या कहलाता है? एंड द राइट आंसर इज मोबिलाइजेशन। आपने सुना होगा मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब होता है कि रिसोर्सेज को इस तरीके से अरेंज करना या प्रिपेयर करना कि आप एक पर्पस को अचीव कर पाए, एक गोल को अचीव कर पाए। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 की डायमेंशंस ऑफ ट्रस्ट आर। ट्रस्ट की कौन सी 5 की डायमेंशंस होती हैं? And the right answer is integrity, competence, consistency, loyalty and openness. आपका जो ट्रस्ट है उसकी ये 5 आपकी की कॉम्पिटेंसीज या की डायमेंशंस होती हैं, तो आप प्लीज इनको याद रखिएगा। इंटेग्रिटी का मतलब होता है ऑनेस्टी, कॉम्पिटेंस का मतलब होता है आपके अंदर वो कैपेबिलिटी होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी का मतलब है कि आप उस एक्शन को बार बार रिपीट करने की आपके अंदर टेंडेंसी होनी चाहिए, उसको रिवाइज करने की टेंडेंसी होनी चाहिए। लॉयल्टी का मतलब ये होता है कि आप किसी व्यक्ति के लिए, किसी जॉब के लिए लॉयल हैं। ओपननेस का मतलब है कि आपके अंदर ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश इज अ पर्सन्स क्वालिटी which allows people to trust or believe him her। ऐसी कौन सी क्वालिटी है जो आपके दूसरे लोगों को आपके ऊपर विश्वास करने के लिए मजबूर कर देती है? एंड द करेक्ट आंसर इज क्रेडिबिलिटी। अगर आप क्रेडिबल हैं तो इसका मतलब लोग आसानी से आपके ऊपर विश्वास कर लेते हैं, आप दूसरों को आसानी से विश्वास दिला देते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर इज क्रेडिबिलिटी। Coming to the next question, in SWOT analysis, SWOT means, SWOT जो है वो एक एक्रोनियम है, तो इसमें SWOT के अलग अलग मीनिंग है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो SWOT को पूरी तरीके से डिफाइन करता है? And the correct answer is strength, weakness, opportunity and threat। तो आपका जो SWOT एनालिसिस होता है वो जनरली अपनी स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटी और अपनी थ्रेट्स को पहचानने के लिए या फाइंड आउट करने के लिए किया जाता है। जॉन वर्क्स बिकॉज ही हैज टू पे हिज मॉर्गेज। मॉर्गेज कहते हैं किसी भी लोन के लिए। ही हैज टू पे हिज मॉर्गेज एंड फीड हिमसेल्फ एंड हिज फैमिली। He gets no satisfaction from his job and there is no chance of promotion. John's motivators are purely dash। आपको यहाँ पे ये बताना है कि जॉन जिन फैक्टर से मोटिवेट हो रहा है वो कैसे फैक्टर्स हैं, एक्सट्रिंसिक या इंट्रिंसिक। एंड द करेक्ट आंसर इज एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। जब जॉन अंदर से यानी खुद से मोटिवेटेड फील नहीं कर रहा है लेकिन फिर भी वो काम करता जा रहा है, तो उसके जो मोटिवेटिंग फैक्टर्स हैं वो एक्सट्रिंसिक हैं, पूरी तरीके से एक्सटर्नल हैं। MBO स्टैंड्स फॉर। MBO एक एक्रोनियम है जो कि जनरली आपके ऑर्गेनाइजेशंस में यूज होता है। तो MBO का मतलब क्या होता है? चूज द करेक्ट ऑप्शन। MBO स्टैंड्स फॉर मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। यानी जब आपका जो मैनेजमेंट है वो पूरी तरीके से ऑब्जेक्टिव या फिर गोल सेंट्रिक होता है तो वो कहलाता है आपका मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द आइडिया दैट एम्प्लॉइज फील they are all treated fairly is related to the organizational component of motivation called। यानी जब आपके सारे के सारे एम्प्लॉइज को ये लगे कि भाई हम लोगों को इक्वली ट्रीट किया जा रहा है, तो ऐसी सिचुएशन को आप क्या बोलते हैं, या फिर ऐसे कंपोनेंट ऑफ मोटिवेशन को आप क्या बोलते हैं? एंड द राइट आंसर इज इक्विटी। इक्विटी और इक्वालिटी में थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, इक्विटी का मतलब होता है कि जब आप सभी लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज भी प्रोवाइड करते हैं और जो लोग थोड़े से पिछड़े हुए हैं उनको आप थोड़ा सा एलिवेट करके ज्यादा बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं जिससे कि वो सोसाइटी में दूसरे लोगों के बराबरी पे आ जाएं।
इक्वालिटी का मतलब होता है कि भले ही कोई किसी भी लेवल पे हो, हमें कोई मतलब नहीं, हम सबको इक्वल रिसोर्सेज प्रोवाइड कराएंगे। तो इक्वालिटी में और इक्विटी में थोड़ा सा डिफरेंस है। इक्विटी ज्यादा वाइड कॉन्सेप्ट है, जहां पे आप रियल टर्म्स में इक्वालिटी में इंटरेस्टेड होते हैं। कभी कभी क्या होता है कि मान लीजिए जैसे मैं पढ़ने में बहुत ज्यादा होशियार हूँ, लेकिन मेरे पास क्या है ना कि स्कूल की फीस जमा करने के लिए पैसे नहीं है। उस सिचुएशन में क्या होगा, अगर मैं बाकी के 4 बच्चों से compete करना चाहता हूँ पढ़ाई में, तो मुझे स्कूल जाना पड़ेगा। तो अगर कोई मेरी स्कूल फीस को सबमिट कर दे, तो मैं भी क्या होगा कि मैं भी इक्वालिटी लेवल पे आ जाऊंगा, मैं भी उन चारों की इक्वालिटी लेवल पे आऊंगा। अब मेरे बीच में जो कंपटीशन होगा वो फेयर कंपटीशन होगा। अगर मैं स्कूल जा ही नहीं पाता और फिर भी आप मेरा कंपटीशन उनके साथ करा रहे होते, तो ऑब्वियसली बात है कि आपने इक्वालिटी, तो यानी जो क्वेश्चन पेपर है वो तो आपने इक्वालिटी पे बनाया, लेकिन आपने इक्विटी प्रोवाइड नहीं की। इक्विटी का मतलब आपने सेम टाइप की कंडीशंस प्रोवाइड नहीं की। ठीक है, तो इक्विटी और इक्वालिटी दोनों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपको इनके बीच में डिफरेंस बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ थ्योरी ऑफ लर्निंग? आपकी इनमें से कौन सी जो है थ्योरी ऑफ लर्निंग कही जाती है? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। ये सारी की सारी थ्योरीज जो हैं, ये आपकी थ्योरीज ऑफ लर्निंग कहलाती हैं। देखिए, लर्निंग, मोटिवेशन, ये सारे जो टॉपिक्स हैं साइकोलॉजी के टॉपिक्स हैं, लेकिन ये आपकी पर्सनालिटी से, आपकी सॉफ्ट स्किल्स के साथ बहुत ज़्यादा रिलेटेड हैं, इसीलिए हम ये टॉपिक्स यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो लर्निंग की जो थ्योरीज हैं, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी एंड सोशल लर्निंग थ्योरी, ये जब आपने लर्निंग के बारे में पढ़ा होगा तो डेफिनेटली ये थ्योरीज आपने जरूर पढ़ी होंगी। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, A learning organization is characterized by, एक लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन जो है उसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं? एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अबव। ओपननेस भी होती है एक लर्निंग एनवायरनमेंट में या लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन में, इनोवेशन भी होता है और स्ट्रेटेजिक ओरिएंटेशन भी होता है। ये तीनों क्वालिटी एक लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, Pavlov's famous dog experiment belongs to, इनमें से कौन सा ऐसा फैक्टर है या कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिससे आपका पैवलोव्स का जो एक्सपेरिमेंट है वो बिलोंग करता है? पैवलोव का एक्सपेरिमेंट, इफ यू डोंट रिमेंबर, ये एक ऐसा एक्सपेरिमेंट था, साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट था जो बहुत ही फेमस है, बहुत पॉपुलर है। इसमें क्या होता है कि पैवलोव ने जो डॉग्स होते हैं उनको एक स्पेसिफिक बेल के थ्रू सलाइवेट करने का जो है पूरा प्रोसेस सिमुलेट किया था कि किस तरीके से डॉग्स जो होते हैं वो एक स्पेसिफिक बेल की घंटी से ही सलाइवेट करने लगते हैं। ठीक है, उनका सलाइवर रिलीज होने लगता है और उनको लगता है कि उनको खाना मिलने वाला है। ठीक है, तो वो जो एक्सपेरिमेंट है, उस एक्सपेरिमेंट का जो रिलेशन है वो कौन से ऑप्शन के साथ है? ये आपने लर्निंग के दौरान जरूर पढ़ा होगा, ये बहुत पॉपुलर एक्सपेरिमेंट है। And the correct answer is classical conditioning. This is called classical conditioning. Classical conditioning से ही आपका Pavlov का dog experiment जुड़ा हुआ है। Coming to the next question, the goal of self-actualization is to. Self-actualization का goal क्या होता है? As a speaker, you can more easily obtain audience response if you relate your arguments to your listeners dash. आपको ज्यादा रिस्पॉन्सेज मिल सकते हैं अगर आप अपने स्पीकिंग में लिसनर्स के इस फैक्टर को इंक्लूड करें। तो कौन से फैक्टर्स की बात यहां पे हो रही है? एंड द करेक्ट आंसर इज मोटिव्स। अगर आप अपने ऑडियंस के मोटिव्स को ध्यान में रख के बोलते हैं तो आप एक अच्छे स्पीकर बन सकते हैं, क्योंकि मैं आपको पहले ही पता है कि आपके जो मोटिवेशंस होते हैं वो लोगों को ज़्यादा उनके बिहेवियर को सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं। तो अगर आप उनके मोटिव्स को ध्यान में रख के बोलेंगे तो वो आपको बिल्कुल पसंद करेंगे। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये जो आपकी यूनिट थी, यूनिट 3 थी, इसके बाद एक आपकी यूनिट 4 और यूनिट 5 और आने वाली है जिनमें आपके MCQs डिस्कस होंगे। सो इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करने की कोशिश कीजिएगा, और अगर आप कोई भी सजेशन या कोई भी कमेंट आप देना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स के थ्रू या फिर व्हाट्सएप के थ्रू या फिर आप टेलीग्राम के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इन लेक्चर्स का जो ऑडियो सेशंस हैं वो भी मैंने क्रिएट कर रखे हैं। इन केस आप
कभी भी अगर बैठे हुए हैं कहीं पे या फिर आप रिवाइज करना चाहते हैं और आपके पास वीडियो देखने का टाइम नहीं है, तो बैकग्राउंड में आप उसको ईयर प्लग लगाइए और आप ऑडियो सुनते रहिए। तो उससे क्या होगा कि आपका एक बैकग्राउंड में रिवीजन चलता रहेगा। तो इस तरीके से आप ऑडियो फाइल्स के थ्रू भी रिवीजन कर सकते हैं। इनकी जो पीडीएफ है वो पीडीएफ भी मैं टेलीग्राम में और व्हाट्सएप में आपके साथ शेयर करूंगा, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। व्हाट्सएप और टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वो ग्रुप्स भी ज्वाइन कर सकते हैं जहां से आप और भी ज्यादा रिसोर्सेज डाउनलोड कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे माय डियर स्टूडेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।